हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर करेंगे इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को। इस थ्योरी को करने के लिए आपको लास्ट वीडियोस में व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज को देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और थ्योरी ख़त्म करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम मैंने सामने बना दिया है। थोड़ा मैं डायग्राम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे है। पिक्चर भी यहाँ पर मैं लगा दी है। इसके पिक्चर के बाद में फिर मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये जो आप ए से लेकर बी तक देख रहे हैं, ए से एक वायर 100 सेंटीमीटर का यहाँ तक जाता है, फिर कॉपर स्ट्रिप लगती है, फिर 100 सेंटीमीटर का वायर इस तरह से वापस लौटता है, फिर कॉपर स्ट्रिप जुड़ती है, 100 सेंटीमीटर का वायर फिर दोबारा इधर आता है, कॉपर स्ट्रिप के साथ में 100 सेंटीमीटर का वायर बी पॉइंट तक कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपके पास है 100 + 100 + 100 + 100 400 सेंटीमीटर या फिर 4 मीटर का वायर पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट होता है। आप इसमें कई पोटेंशियोमीटर ऐसे देखेंगे जिनमें कि 10 वायर्स कनेक्टेड होते हैं, यानी कि उसमें 1000 सेंटीमीटर के वायर को कनेक्ट किया जाता है। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? जनरल कनेक्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। जनरल कनेक्शन में ये होगा कि सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के साथ में आपको एक कोई पॉइंट अपनी तरफ से पॉजिटिव चूज़ कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए को पॉजिटिव चूज़ कर लिया है, तो ए का जो पॉइंट ए है पोटेंशियोमीटर का, उसके कनेक्शन मैंने बैटरी के पॉजिटिव से किए हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को मैं की से कनेक्ट करता हुआ अमीटर के साथ जोड़ता हूं, और अमीटर को फिर मैं रियोस्टेट से कनेक्ट करता हूं। रियोस्टेट का जो अदर पॉइंट है वो बी पर जुड़ जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पोटेंशियोमीटर के बी पॉइंट से कनेक्टेड है, एंड इट इज़ अज्यूम्ड एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये इसके प्राइमरी कनेक्शंस हैं, जो कि आपको इनमें से किसी भी एप्लीकेशन के दौरान इसे ऐसे ही करना है। उसके बाद में फिर आगे आपको बता देता हूँ ये होती क्या है पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज़ द पोटेंशियोमीटर? Potentiometer is a device which is used to find the internal resistance of a cell. This is the primary cell, and compare the EMF of the two primary cells. PC means the primary cells. And what is the principle of the potentiometer? I will explain over here. Now come to the principle of the potentiometer. You are able to see the diagram of the potentiometer. I have changed the position of A and B, but still A is connected to the positive terminal of the battery and B is connected to the negative terminal of the battery through the rheostat RH ammeter A. तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने जो कि जिसे यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? फ्रॉम ओम्स लॉ V = IR, तो V = I, R की जगह आप ρL/A पुट कर देंगे। इफ़ द करंट थ्रू द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर फॉर दिस वायर A to B, जो कि अलॉय मटेरियल है, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर कांस्टेंट होती हैं, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। तो आप प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? इसका प्रिंसिपल हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस across any part of uniform wire is directly proportional to the length of that portion when a constant current flows through the wire. ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो ये जो आपको लेंथ AJ दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर इस तरह से AJ, इस लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल ही होगा। बट करंट I कांस्टेंट कर दें रियोस्टेट के थ्रू, मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलरेडी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ए से लेकर बी तक एक ही मटेरियल लगाएंगे आप, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका वायर का यहाँ पर ए से लेकर बी तक कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ AJ के इक्वल होगा। यहाँ पर I ρ/A को हम बोलते हैं के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो अगर आप यहाँ से I ρ/A को हटा देते हैं तो V = KL आ जाएगा, या K = V/L आ जाएगा। यहाँ पर V/L इज़ नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर K। तो V/L यहाँ पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बताता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पोटेंशियोमीटर को हम वोल्ट मीटर की जगह यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये है कि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। और भी कई रीज़न्स हैं, तो वो आपको आगे चल के पता चल जाएंगे।
पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ अ सेल। कनेक्शन आप सामने देख रहे हैं, जो इसके बेसिक कनेक्शन है उसमें तो कोई चेंजेस आपको करने ही नहीं है। जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से एक सेल को कनेक्ट करते हैं। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड करते हैं। सेल का नेगेटिव टर्मिनल आप गैल्वेनोमीटर जी से कनेक्टेड करेंगे और गैल्वेनोमीटर को आप एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हुए जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाने का रीज़न है गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करके रखना। एप्सिलॉन का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल, स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये जो आपको कैपिटल आर दिखाई दे रहा है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर की के लगा रखी है जो कि अभी ऑफ कंडीशन में है। जब यहाँ पर मैं डॉट लगा दूंगा तब वो ऑन कंडीशन में होगी। अभी ये सर्किट जो है वो ओपन है, ये वाला नीचे वाला। इसकी वर्किंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी करते हैं। वर्किंग करते हैं इसकी। जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया था। पहला जो केस है वो के को हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज से मेरा मतलब है कि इसको ऑफ़ रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओपन। लेकिन इससे पहले आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है, नंबर 1 पॉइंट डाला है। इसको ज़रा गौर से समझें। यहाँ पर लिख रहा है चेक कनेक्शन एट ए एंड बी एज डिफ्लेक्शन शुड बी अपोजिट इन गैल्वेनोमीटर जी। इसको ज़रा समझ लें। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में मीटर ब्रिज में देखा होगा, पहले कनेक्शन करने के बाद में हमारा सबसे पहला काम होगा रियोस्टेट से करंट को यहाँ पर कांस्टेंट कर देना। आपका आई कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट हैं। तो फिर आपका जो इसका प्रिंसिपल V प्रोपोर्शनल टू L है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नंबर 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कैसे करेंगे आप, ये जो जॉकी जे आपको दिखाई दे रही है J1, एक बार इसको हम रखेंगे A पर और एक बार रखेंगे B पर। अगर गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन A पर रखने पर एक डायरेक्शन में और B पर रखने पर अदर डायरेक्शन में मिलते हैं तो इसका मतलब कनेक्शन आपके सही हैं। अगर डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आ रही हैं A और B पर टच करने पर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आपको कनेक्शन दोबारा चेक करने होंगे, करंट की वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हैं। तो जब आपके कनेक्शन बिल्कुल ठीक हैं तो ये पार्ट आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। वर्किंग में हमें सेकंड ऑप्शन क्या करना है जो मैं आपको पहले बता रहा था। आप क्या करेंगे कि ये जो सर्किट है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हम यहाँ पर लगाते हैं जो कि शंट रेजिस्टेंस होता है, तो इसे मैंने यहाँ पर कैपिटल आर से दिखा दिया है। इसके लिए आप के को ओपन कर दें। ओपन का मतलब ये जो रेजिस्टेंस आर है ये इस समय सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सेल का ईएमएफ इस समय सर्किट के अंदर अप्लाई होगा। अब क्या करते हैं, जैसे कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज में और मीटर ब्रिज में नल पॉइंट फाइंड करते थे, ठीक वैसे ही आप इस समय पोटेंशियोमीटर में भी नल पॉइंट फाइंड करेंगे। अब आप क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से इस जॉकी को इस तरह से टच करना शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी जीरो की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि किसी पॉइंट J1 पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। जब आप J1 से आगे बढ़ते हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि J1 ही आपका नल पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, A से लेकर J1 तक की जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मेरा मतलब लेंथ है, यानी 100 सेंटीमीटर वॉट एवर द लेंथ इज़ अकरिंग ऑन द सेकंड वायर, जो भी कुछ लेंथ इस पर आ रही हो, तो आप इस लेंथ को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब क्योंकि आपने जो स्विच ऑन कर रखा है, सॉरी ऑफ़ कर रखा है, आपने ओपन कर रखा है स्विच के को, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है दैट विल बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सेल, दैट विल बी इक्वल्स टू के AJ1 और AJ1 की लेंथ का नाम आपने कितना दे दिया है वो L1, तो आपके पास में एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा के L1। अब इसके थर्ड प्रोसेस पर आते हैं, यानी थर्ड वर्किंग का थर्ड पार्ट। वर्किंग के थर्ड पार्ट में आप क्या करते हैं कि ये जो आपको के दिखाई दे रही है इसे क्लोज कर दें, सर्किट को ऑन कर दें। जब आप सर्किट को ऑन करेंगे तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है ये सर्किट के कांटेक्ट में, यानी कि सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा और सेल पर इस समय पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बोलते हैं। जो आपने प्रोसेस सेकंड
पार्ट में किया था डिक्टो वही प्रोसेस फिर दोबारा करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये जो जॉकी जे है इसे ए और बी पर चेक बार बार रख के देखेंगे, मतलब बारी बारी से रख के देखेंगे ए और बी पर डिफ्लेक्शन अपोजिट आने चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहे हैं तो कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, किसी पॉइंट ए से, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट ए है, इससे धीरे धीरे करके जॉकी को टच करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन इस तरह ज़ीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह से करते हुए जब आप J2 पर पहुंचते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो पर आते हैं। अब जब आप J2 से आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं गैल्वेनोमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि नल पॉइंट आपका J2 पर था। तो आप बैक करके J2 पर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि नल पॉइंट आपको J2 पर मिल रहा है या नहीं। नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना होना, गैल्वेनोमीटर में जो आपकी निडल है वो ज़ीरो पर शो होना। उस केस में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर यहाँ से लेकर J2 तक के बीच में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं नल पॉइंट। इस समय हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो एप्लीकेशन थी V इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू AJ2। AJ2 क्या है, लेंथ, A से लेकर J2 तक की लेंथ जो भी कुछ आ रही हो। तो AG2 का नाम आपने L2 दे दिया, इसलिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा KL2। अब आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो थ्योरी कैसे करते हैं, थ्योरी के लिए आप क्या करते हैं, आपने पहले ही एप्सिलॉन इक्वल टू KL1 निकाला और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू KL2 निकाला हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस R का जो फॉर्मूला है जो आप सेल्स में पढ़ चुके हैं वो है एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद कैपिटल R। कैपिटल R ये वो रेजिस्टेंस है जो कि आप रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ से निकालेंगे। जो भी वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन और V की वैल्यू आप यहाँ से पुट करते हैं तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद कैपिटल R। कैपिटल R इज़ द रेजिस्टेंस विच इज़ टेकन बाय द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर हम आते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन पर। सेकेंड एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर 2 टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। यहाँ पर सर्किट मैंने सामने बना दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पोटेंशियोमीटर का पोर्शन पॉइंट A है जो कि पॉजिटिव है, उसी से आप दो सेल कनेक्ट करते हैं। एक सेल का नाम है एप्सिलॉन 1, दूसरे सेल का नाम है एप्सिलॉन 2। दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव पोर्शन से ही कनेक्ट करते हैं, यानी A से कनेक्ट करते हैं। दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है हम 2-वे की से कनेक्ट कर देते हैं। इन 2-वे की में से एक स्विच का नाम K1 है जो कि एप्सिलॉन 1 से कनेक्टेड है, दूसरे स्विच का नाम K2 है जो कि एप्सिलॉन 2 से कनेक्टेड है। इन दोनों 2-वे की का जो कॉमन टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता हुआ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट होता है। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स का जो अदर पोर्शन है यानी कि दूसरा टर्मिनल है वो जॉकी जे से कनेक्ट होता है। ये इसके कनेक्शन है। वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग में फर्स्ट पार्ट पहले वाले की तरह ही है। तो वर्किंग का पहला पार्ट इस तरह से है कि आप सबसे पहले कनेक्शन करने के बाद में की K1 को ऑन करने से पहले K1 को ऑन करने के बाद में जब आप K1 को ऑन कर लेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि पोर्शन A और पोर्शन B यानी पोटेंशियोमीटर का पॉइंट A और B पर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आपके कनेक्शन है, नहीं है तो आपको चेक करना होगा कि कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वायर लूज़ तो नहीं है, या फिर रियोस्टेट से करंट आपकी वैल्यू कम तो नहीं है। कई सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, वो एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल यू हैव टू चेक। नंबर नेक्स्ट, जब आप की K1 को क्लोज़ कर देते हैं तो सेल एप्सिलॉन 1 इस समय सर्किट के इफेक्ट में आ जाता है। जो सेल एप्सिलॉन 2 है वो इसमें सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय सर्किट में जो सेल है वो इस तरह से कुछ है, जैसे कि मैं यहाँ पर मार्कर की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ, जो पॉइंटर आप देख रहे हैं। तो अब आप क्या करते हैं, पहला पार्ट आपका हो चुका है वर्किंग का, आप देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करते हैं कि जब आपने K1 को क्लोज़ कर दिया है तो आप जैसे ही जॉकी जे को A पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन एक तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जॉकी को वायर पर टच करते हुए तो डिफ्लेक्शन जो जॉकी में दिख रहे थे पहले एक डायरेक्शन में वो अब जॉकी के 0 पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं इस तरह से। जब आप J1 पर पहुंचते हैं तो जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 पर आ चुके होते हैं, और जब आप J1 से आगे बढ़ते हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो J1 पॉइंट है वही आपका नल पॉइंट है। आप A से लेकर J1 तक की लेंथ को नोट कर लेते हैं, जिसे हम L1 बोलते हैं। इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एप्सिलॉन 1 यानी कि सेल 1 का जो EMF है
एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू के AJ1 और एप्सिलॉन 1 इक्वल टू के L1। इसी के तरीके से इसका थर्ड पार्ट यानी वर्किंग का थर्ड पार्ट करते हैं एप्सिलॉन 2 निकालने के लिए। वर्किंग के थर्ड पार्ट में आप देख रहे होंगे कि K1 को यहाँ ओपन कर दिया है और K2 को यहाँ क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद में जॉकी J को हम A पर रखते हैं, डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में मिलते हैं। जैसे जैसे जॉकी को हम आगे बढ़ाते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कि डिफ्लेक्शन आपको J2 पर मिलता है, जैसे कि अब मैं डायग्राम में डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है ये जॉकी की अनदर पोजीशन को दिखा रहा है। पहले जॉकी J1 पर थी, अब J2 पर है, तो A से लेकर J2 तक की लेंथ को हम नोट कर लेंगे, जिसे हम L2 बोलते हैं। इस तरीके से सेकंड सेल का जो EMF एप्सिलॉन 2 है दैट विल बी इक्वल्स टू द K AJ2, बट AJ2 इज इक्वल्स टू द L2, दैट्स वाई यू विल राइट हियर एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू K L2। इस तरीके से आपके एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों आ जाते हैं और रेशियो उनका हम फाइंड कर सकते हैं। थ्योरी पोर्शन इसका बहुत आसान हो जाता है। वर्किंग की हेल्प से आपने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं KL1 अपॉन KL2। K से K कटने के बाद में आपका आंसर आ जाता है एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। दरअसल ये इसका प्रिंसिपल ही है जो कि आपने शुरू में लिखा था। ठीक है, तो इसकी हमने 2 एप्लीकेशन की हैं। ने इसका थ्योरी समझी पोटेंशियोमीटर की और एप्लीकेशन समझी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके कंपेयर कैसे करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम। अब हम समझेंगे जो कि मोस्टली सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि डिफ्लेक्शन अपोजिट आने के आखिर यहाँ पर कॉज क्या है, कॉज ऑफ अपोजिट डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट का कॉज ये क्या होता है, नल पॉइंट अगर हमें यहाँ पर मिलता कैसे, उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। जो A और B पॉइंट है उनमें तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जो A पॉइंट है वहाँ से मैंने एक सेल को कनेक्टेड करके दिखाया है। और तो जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं, A से जो वायर कनेक्ट किया है सेल से होता हुआ और इसी से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के अदर पॉइंट से J कनेक्टेड है। तो ये A से लेकर J तक का जो वायर है वो गुड कंडक्टिविटी मटेरियल वायर है, जबकि A से लेकर जो B तक का वायर है वो एक अलॉय मटेरियल वायर है, जैसे मैंगानीन या यूरेका हो सकता है। तो पहला केस हम ये देखते हैं कि जब A से कनेक्शन सेल से करते हैं और सेल कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से होते हैं J पर पहुंचते हैं, और J को जब हम A से कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट किस तरह से फ्लो होता है, डिफ्लेक्शन किस तरीके से आता है। यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है। जब आप जॉकी J को A पर कनेक्ट करते हैं तो सेल से चलने वाला करंट जिसका कि EMF एप्सिलॉन है, इससे करंट I1 चलता है और बैटरी अपना करंट I भेजती है सर्किट में। सेल से जितना करंट I1 चलता है वो पॉइंट A पर पहुंचता है और जॉकी J के थ्रू वापस गैल्वेनोमीटर से होता हुआ सेल में वापस आ जाता है, यानी I करंट ही निकलता है वापस, इसमें I1 करंट ही एंटर करता है। इस तरीके से देखें तो इस लूप के अंदर जो कि AJ के अंदर है, इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन करेगी। लेट अस सपोज कि वो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ की, लेकिन जब हम B पर लगाएंगे तब क्या होगा इसे भी देखते हैं। When the jockey is touched to the point B of the potentiometer, यानी कि जॉकी J को जब आप पॉइंट B पर टच करते हैं, पहले A से टच की थी, अब जॉकी को यहाँ से उठाकर हम B पर टच करते हैं। इन दैट केस द EMF ऑफ द सेल एप्सिलॉन इज नॉट able to supply the current through the whole wire due to its high resistance, the high resistance of wire A to B. In that case the current is supplied through the battery I। जो करंट I सप्लाई हो रहा है बैटरी से, वो करंट यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो I2 जो कि इस वायर से होता हुआ जाएगा और दूसरा करंट I1 जो कि इस सेल से होता हुआ जाएगा और B पर दोबारा जाकर मिलता है। इसे आप केस ऑफ चार्जिंग भी बोल सकते हैं। इस केस ऑफ चार्जिंग के केस में I1 करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाती है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर है वो चेंज हो जाती है और डिफ्लेक्शन अब क्या है वो अदर साइड यानी कि राइट की तरफ चले जाते हैं। जब ये करंट जो कि A पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था I2 और I1 में, जब ये करंट B पर पहुंचता है तो फिर दोबारा I1 और I2 B पर मिल जाते हैं और बैटरी को नेट करंट I ही रिसीव हो जाता है। अब इसके बीच की कंडीशन पर आते हैं जहाँ पर कि नल पॉइंट मिलता है।
नल पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम को फिर से रीड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पर दिखाया कि गैल्वेनोमीटर के एक अदर पॉइंट से जॉकी जे को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जो कि नल पॉइंट है, और डॉट डॉट करके मैंने एक केस और दिखाया है जो कि जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो जॉकी है वो ए से किसी एक लेंथ सी को कवर करता है, यानी AC को कवर करता है। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं। हम स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। जब आप जॉकी जे को A पर कनेक्ट करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, और जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो लेफ़्ट साइड जाता है। जैसे जैसे आप A से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लेंथ इंक्रीज़ होती है पोटेंशियोमीटर वायर की, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से AC पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कौन सप्लाई करता है, यहाँ से ये सेल एप्सिलॉन प्रोवाइड करता है। तो A से C जैसे आप आगे बढ़ेंगे वायर की लेंथ इंक्रीज़ होगी, वायर की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो जो एप्सिलॉन है EMF एप्सिलॉन इससे जाने वाला करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी I3 जो वैल्यू है वो केस 1 की करंट I1 से कम है। जैसे जैसे आप अब D की तरफ जाएंगे तो लेंथ और बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके इक्वल ही होगा। लेकिन लेंथ इंक्रीज़ होने के साथ में क्या होगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ से जाने वाली करंट की वैल्यू और डिक्रीज़ होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप J पर पहुँचेंगे, J पर पहुँचते ही क्या होगा कि आपको ये देखिए, जब आप J पर पहुँचते हैं तो J पर जाकर A से लेकर J तक की जो लेंथ है वायर की वो इंक्रीज़ हो चुकी होती है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो चुका होता है। इसकी वजह से जो A से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी की हेल्प से आपको मिलता है, यानी AJ वायर पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि बैटरी के करंट से मिलेगा, ठीक उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन EMF का हो जाता है, यानी कि इस एप्सिलॉन वाले सेल का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट AJ। अब इसकी वजह से क्या होता है, वायर AJ का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बीच में नहीं रहता है। इसकी वजह से सेल से कोई करंट वायर AJ में नहीं जाता है और गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट आ जाता है, यानी जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को कवर किया है। आई होप कि आपको इस वीडियो का प्रोसेस, कंटेंट, मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप पुराने वीडियोस को भी एक बार देखें, जिससे कि टॉपिक आपको कोरिलेट हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के टिपिकल क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। उसकी डीप थ्योरी का अगर कोई पोर्शन बचा हुआ है तो उसे भी कवर करेंगे, जिससे कि आप इस पोटेंशियोमीटर टॉपिक के एक्सपर्ट बन सकें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।